हे गाइस, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारा बेसिकली फोकस होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी जो पॉलिटी की यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे। और इस पार्ट को या इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, यानी कि 3 लेक्चर उसमें मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान का जो हमारा पहला चैप्टर भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो डिस्कस करे हैं। और एक वीडियो इसके पहले 3 लेक्चरों से पहले अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि पॉलिटी के लिए कौन सी बुक्स अच्छी होती है या कौन सी बुक हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, और मैं आपको इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ाऊंगा और इंडियन पॉलिटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर इसका 4 है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर इससे 3 जो पहले वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं अगर वे नहीं देखे तो आप उन्हें देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा दोस्तों, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में जैसा हमारा हेडिंग डाला हुआ है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों 1935 के भारत परिषद अधिनियम को शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी आपको रिपीट करना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं 1919 यानी कि 1935 का भारत परिषद अधिनियम जो इससे पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया था कि अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि अगर हमें भारत के अंदर पूर्ण रूप से सरकार चलानी है तो हमें भारतीयों का हमारी जो काउंसिल है, परिषद हैं, उनमें शामिल होना जरूरी है। तो दोस्तों जो भारत के यानी कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अंदर अधिक से अधिक कानून लाए जा रहे थे वे सब फेल हो रहे थे। तो उन्हीं फेल अधिनियमों को देखते हुए फेल क्यों हो रहे थे दोस्तों? फेल इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो भारत के अंदर राजनीतिक पार्टी थी वे उन्हें मानने को तैयार नहीं थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये लाया गया था 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था वो भारत के अंदर पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना था और जो आगे चलकर एक मील का पत्थर यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ था भारत के संविधान में। और दोस्तों यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही लंबा चौड़ा दस्तावेज था जिसमें 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां थी। और दोस्तों भारत का जो 70% संविधान है वो 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है यहीं से कॉपी करा गया है, जो प्रेजेंटेशन में भी भारत का संविधान है। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को 1950 में, इसके बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो दोस्तों 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें से उसका जो संविधान था जो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और जो प्रेजेंटेशन में भारत का संविधान है वो उसकी जो 70% कॉपी है वो 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो यहीं से दोस्तों कॉपी करा गया है। तो दोस्तों इस अधिनियम की देख लेते हैं विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अंदर एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना था और जो भारत सरकार यानी कि भारत के संविधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। और यह एक लंबा चौड़ा दस्तावेज था दोस्तों जिसमें 321 यानी कि 321 क्या थे आर्टिकल थे यानी कि अनुच्छेद थे और 10 शेड्यूल थे यानी कि 10 अनुसूचियां थी इसमें दोस्तों। और इसमें 10 अनुसूचियां थी और इसमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना कि राज्यों में क्या करा गया था दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली की समापन कर दिया गया था। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि 1919 यानी कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 था। तो दोस्तों उसमें क्या करा गया था, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली मैंने आपको बताया था कि राज्यों के अंदर 2 यानी कि विधान परिषद, राज्य विधान परिषद और राज्य यानी कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया था। तो दोस्तों जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम था तो इसमें दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों इसे समाप्त करा तो करा यानी कि इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली जो थी इसे दोस्तों समाप्त तो कर दिया गया था। तो फिर इसके स्थान पे क्या लाया गया था, यानी कि दोस्तों 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें राज्यों की द्वैध शासन प्रणाली जो थी इसे तो समाप्त कर दिया गया था और दोस्तों राज्यों को
भारत के अंदर ब्रिटिशों ने पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार चलाने के लिए, यानी कि जो भारत के राज्य थे उन्हें पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी गई थी। यानी कि पूरी तरह से ऑटोनॉमी देने का मतलब यह है कि वहाँ के जो राज्य थे उन्हें पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई थी। और पूर्ण स्वायत्ता का दोस्तों शुभारंभ हुआ था, और जिसमें जो राज्य थे उन्हें पूर्ण तरह से उत्तरदायी सरकार चलाने का, यानी कि एक उत्तरदायी सरकार चलाने का, स्थापित करने का, या उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का पूरे तरह से निर्णय लेने का हक प्रदान कर दिया गया था। और दोस्तों ये जो व्यवस्था यानी कि जो चली गई थी, यानी कि भारत के राज्यों में जो 11 राज्य थे उस टाइम पे, जो यो मतलब व्यवस्था समाप्त हो गई थी। और समाप्त होने का जो ये दोस्तों प्रोसेस है ये सिर्फ 2 साल चल पाया था, यानी कि 1935 से ये स्टार्ट हुआ था और 1937 में ये दोस्तों समाप्त हो गया था। यानी कि 1937 में दोस्तों ये समाप्त होता है, ये सिर्फ 2 ही साल चल पाया था दोस्तों। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, यानी कि जो 1935 से 1937 तक यानी कि समाप्त हो गया था। और समापन की जो इसकी जो कहानी थी वो 2 साल चली थी। तो इसके अंदर क्या करा गया था दोस्तों कि भारत के अंदर जो राज्य थे उन्हें पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई थी। और पूर्ण स्वायत्ता देने का मतलब ये था दोस्तों कि जिस तरह से आज का शासन चलाया जा रहा है, ये 2 साल जो शासन चला था ये उसी तरीके से चला था। भले से चाहे ये बाद में फेल कर गया था, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फेल हुए दोस्तों क्यों कर गया था। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो 2 सालों शासन चला था, यानी कि 2 सालों शासन चला था जिसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें दोस्तों जब पूर्ण स्वायत्ता भारत के राज्यों को दे दी गई थी, जब पूर्ण स्वायत्ता भारत के राज्यों को दे दी गई थी, तो उसमें जो गवर्नर था दोस्तों, यानी कि इसमें यो प्रावधान कर दिया गया था द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के बाद जो गवर्नर था, तो गवर्नर की जो विधान परिषद थी और विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हुआ करते थे, गवर्नर को किसी भी कानून बनाने के लिए उनकी सलाह की जरूरत हुआ करती थी। यानी कि जो गवर्नर था उसकी शक्तियां कायम में निहित कर दी गई थी, जो वहाँ की विधान परिषद है और जो वहाँ के मंत्री हैं, यानी कि मंत्रियों की सलाह लिए बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता गवर्नर। तो दोस्तों गवर्नर की जो पोस्ट हुआ करती थी वो भारत के राज्यों में हुआ करती थी, और जो केंद्र में पोस्ट हुआ करती थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी कि 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पोस्ट आ गई थी, तो वो प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी। और गवर्नर की पोस्ट जो है जो आज के तुम कंपेयर कर सकते हो जो इस टाइम सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यो काउंट कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। यानी कि केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। तो केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि राज्यों में से तो द्वैध शासन हटा दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो केंद्र में जब दोस्तों इसे लागू करा गया था तो इसमें 2 विषय थे, एक तो हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो जो केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी तो इसमें हस्तांतरित विषय यानी कि हस्तांतरित विषय को जो आरक्षित विषय थे उनसे अलग कर दिया गया था। तो यो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है, हस्तांतरित और आरक्षित विषय होते हैं। और जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की जब शुरुआत की गई थी तो हस्तांतरित विषय को आरक्षित विषयों में से अलग कर दिया गया था, यानी कि इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। तो इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारतीय अखिल संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारतीय अखिल संघ क्या था दोस्तों, पहले आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट के बारे में हम समझते हैं कि भारतीय अखिल संघ, अखिल भारतीय संघ आखिरकार क्या था दोस्तों। उस टाइम पे जो भारत के 11 प्रांत थे तो वे 3 भागों में बटे हुए थे, यानी कि वे कितने भागों में बटे हुए थे दोस्तों, 3 भागों में बटे हुए थे। 3 भागों में पहली जो थी वे देशी रियासत थी, यानी कि पहली जो थी दोस्तों ये देशी रियासत थी। और दोस्तों दूसरी जो थी वे नवाब थे, नवाबों का शासन चला करता था। और तीसरा जो भाग में बटा हुआ था वो दोस्तों जहां अंग्रेजों का शासन चला करता था, यानी कि जहां ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, अंग्रेजों का शासन, यानी कि जहां अंग्रेजों का शासन था। तो दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि इन तीनों को मिलाकर एकात्मक सरकार का ढांचा तैयार किया जाए, यानी कि देशी रियासत और नवाब का जो शासन था और अंग्रेजों का, इन तीनों को मिला के एकात्मक सरकार का गठन करना मेन उद्देश्य किसका था, 1935 के भारत परिषद अधिनियम का था। मगर दोस्तों ये कभी लागू नहीं हो पाया और ये पूर्ण रूप से ना तो कभी लागू हो पाया और ये हाथों हाथ ही 1937 में ही फेल कर गया था। क्यों कर गया था, क्योंकि
इस अधिनियम में दोस्तों जो देसी रियासत हैं उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया था, यानी कि उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, जिसके कारण ये क्या हो गया था दोस्तों, असफल हो गया था 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के उद्देश्य से दोस्तों 3 अनुसूचियों का यानी कि 3 सूचियों का गठन किया गया था, परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और दोस्तों आज के डेट में जो हमारे पास 3 अनुसूचियां यानी कि जो 3 सूची हैं, जो संघीय सूची है और राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, वे दोस्तों तीनों की तीनों ही यहाँ से कॉपी करी गई हैं। जो आज की संघीय सूची थी वो उस टाइम पे परिसंघ सूची हुआ करती थी, यानी कि 1935 के भारत परिषद अधिनियम में जो परिसंघ सूची थी उसे आज के टाइम में संघीय सूची का दर्जा दे दिया गया है, और जो प्रांतीय सूची थी उसे आज के टाइम में कौन सा दर्जा दे दिया गया है दोस्तों, राज्य सूची का दर्जा दे दिया गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों किसका दर्जा दे दिया गया है, जो समवर्ती सूची थी आज की और पहली, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया था, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों इसमें किया तो किया, यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के उद्देश्य से इन 3 सूचियों को लाया तो लाया गया था, मगर दोस्तों इसमें क्या कहा था, इसमें दोस्तों जो विषय थे वे भी बांट दिए गए थे। यानी कि जो परिसंघ सूची थी, यानी कि अगर हम स्पष्ट बोल रहे हैं संघ सूची, और नेक्स्ट जो थी वो राज्य सूची, और दूसरी होती दोस्तों वो थी समवर्ती सूची। तो इसमें दोस्तों विषयों को भी बांट दिया गया था। विषयों को क्या बांट दिया गया था दोस्तों, संघ सूची जो थी इसमें यानी कि 59 सब्जेक्ट थे या विषय हुआ करते थे, और जो राज्य सूची थी उसमें दोस्तों 54 विषय हुआ करते थे, और जो समवर्ती सूची थी तो उसमें जो दोस्तों विषय हुआ करते थे वे हुआ करते थे दोस्तों 36। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या डिफरेंस था। दोस्तों जो संघ सूची थी, संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार आज भी और पहले भी यहीं से कॉपी करा गया है वो, यानी कि संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल या वायसराय को हुआ करता था, न कि गवर्नर को हुआ करता था, यानी कि जो आज के टाइम में केंद्र को हुआ करता है। और राज्य सूची में गवर्नर को केंद्र अपने मंत्रियों की सलाह के आधार पर कानून बनाने का अधिकार था, और समवर्ती सूची में ये दोनों कानून बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल करे गए थे। तो दोस्तों संघ सूची में जैसे भारतीय नौसेना, वायुसेना और जी थल सेना, इन तीनों को शामिल करा गया था। और राज्य सूची में दोस्तों जो पुलिस विभाग है और जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो राज्यों के शिक्षा के क्षेत्र अंडर आता है, उसे शामिल करा गया था। और समवर्ती सूची में दोस्तों जो यूनिवर्सिटी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है, और दोस्तों इसमें जो मतलब समवर्ती सूची में जो विवाह होता, बाल विवाह होता, वे, तो इस तरह से ये कानून शामिल इन तीनों परिसूचियों में कर दिए गए थे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करा गया था। यानी कि दोस्तों 11 प्रांत जो थे, उन 11 प्रांतों में से सबसे पहले क्या करा गया था, 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करा गया था दोस्तों। और ये 6 प्रांत जो थे दोस्तों, ये भी आपको याद रख सकते हैं, वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 6 प्रांत जो थे दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से थे। एक तो था दोस्तों बंगाल, दूसरा था बिहार, तीसरा था संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, नेक्स्ट था असम। तो ये हो गए दोस्तों बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, और ये हो गया नेक्स्ट दोस्तों असम। और इसमें 2 और थे। तो दोस्तों 2 कौन कौन से, एक तो मद्रास था, एक था मद्रास, और एक था दोस्तों माला का क्षेत्र। माला मतलब ये था दोस्तों, जो मतलब मद्रास था, असम था, संयुक्त प्रांत, बिहार हो गया, और एक बंगाल हो गया, और एक दोस्तों था उत्तरी सीमा प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश का और बिहार का कुछ इलाका आता है। तो दोस्तों ये 6 प्रांतों को इसमें शामिल करा गया था। संयुक्त प्रांत जो आज का टोटल उत्तर प्रदेश है, और उत्तरी सीमा प्रांत में दोस्तों इसे कंफ्यूज मत कर लेना, उत्तरी सीमा प्रांत वो था जो बिहार का और मतलब आज का उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा सटा हुआ भाग है। तो इन्हें 6 में क्या हुआ था दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था। और दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था ये आखिरकार थी क्या, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द्विसदनीय व्यवस्था में दोस्तों जो आज की द्विसदनीय व्यवस्था है राज्यों के अंदर, उसमें क्या होता है, एक तो विधान परिषद होती है और एक विधानसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था में भी दोस्तों यही करा गया था कि विधान परिषद, राज्यों के लिए विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया था।
यानी कि राज्यों के लिए दोस्तों क्या करा गया था, इसमें विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया था। तो ये थी दोस्तों इसमें जो मतलब द्विसदनीय व्यवस्था थी वो। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी, यानी कि मुद्रा और करेंसी का स्वैप एग्रीमेंट करने के लिए, या दोस्तों जो करेंसी है उसे मतलब स्वायत्तता देने के लिए 1 अप्रैल 1935 को यानी कि आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1937 में की गई थी। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने इससे पहले 1919 के भारत परिषद अधिनियम में आपको पढ़ाया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के स्थान पर आज का जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है, जिसकी तैयारी हम करते हैं और उसी के हिसाब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो दोस्तों वो है। और आज के स्थान पर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जो एसडीएम वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो यो 1935 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी, जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में अगर हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली यूपी पीसीएस है। तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। और दोस्तों प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की तो की, और इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए 2 प्रांतीय लोक सेवा आयोग हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, और संघीय न्यायालय की स्थापना भी दोस्तों 1937 में ही की गई थी। यानी कि इसमें क्या करा गया था दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों, 1937 में की गई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी, 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये दोस्तों की गई थी। और दोस्तों इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पॉइंट इसमें से लिखना छूट गया, मगर आप लिख लेना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम दोस्तों ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले प्रांतों में चुनाव का शुभारंभ किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो चुनाव का शुभारंभ है वो भी दोस्तों सबसे पहले इसमें ही करा गया था। यानी कि प्रांतों का मतलब होता है राज्यों में। तो सबसे पहले प्रांतों में जो चुनाव का, यानी कि प्रांतों में चुनाव की शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले प्रांतों में जो चुनाव की शुरुआत हुई थी वो भी दोस्तों 1937 में ही हुई थी। यानी कि 1937 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी, यानी कि 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। और दोस्तों ये चुनाव जो हुआ था उस टाइम पे भारत के 11 राज्यों में हुआ था, और 11 राज्यों में से 8 में जो जीतती थी वो कांग्रेस जीतती थी, और 2 जो थी वे दोस्तों निर्विरोध थे। यानी कि 2 सीट जो थी वे निर्विरोध थी। और 8 राज्यों में, यानी कि 8 सीट, जो 11 सीटों में से 2 सीट तो निर्विरोध थी, और 8 सीट जो जीत ली थी वो दोस्तों कांग्रेस ने जीत ली थी। यानी कि कांग्रेस ने जीती। और इन 8 में से दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 6 में तो जो कांग्रेस थी उसका पूर्ण बहुमत था, और बची कितनी, 2। तो 2 में जो तो दोस्तों गठबंधन की सरकार थी। यानी कि 2 में गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार आपको आप समझते होंगे जिसमें एक पार्टी का पूर्ण बहुमत ना होवे, एक से अधिक पार्टी उसमें शामिल होवे, और इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार थी। यानी कि 6 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इसमें से लिखने 2 पॉइंट रह गए थे। यानी कि बर्मा को जो है ना भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा को जो भारत से अलग करा था दोस्तों वो भी 1935 के भारत परिषद अधिनियम में करा गया था। ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बर्मा को भारत से आखिरकार कब अलग करा गया था दोस्तों। और आप इसमें ये भी बताने की कोशिश करना, अगर आप लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बर्मा को भारत से अलग किया तो किया गया था, क्यों बर्मा को भारत से अलग करा गया था, और वो कौन सा सन था जब बर्मा को भारत से अलग करा गया था। बर्मा अगर आपको नहीं जानते हो तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि बर्मा जो है वो आज का म्यांमार है, जो भारत का पड़ोसी देश है, जहां की जो प्रधानमंत्री हैं, और वहां की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है आंग सान सू की, और वहां के जो मतलब कैपिटल है यानी कि राजधानी है उनका नाम है नेफिडाओ। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो आपकी सहूलियत के लिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्मा को भारत से क्यों अलग करा गया था। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बर्मा को भारत से क्यों अलग करा गया था, और वो कौन सा सन था जो अलग करा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।